नमस्कार। आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और नजर डालते हैं आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हमारा पहला विषय रहेगा नासा का परसेवरेंस मिशन। सो नासा का परसेवरेंस मिशन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। आज इसके बारे में हम जो खबर पढ़ेंगे वो है सोलर कंजंक्शन के तहत। तो सोलर कंजंक्शन क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। अगली अगली खबर का अगर हम रुख करें तो हम बात करेंगे डेंगू के प्रकोप के बारे में। डेंगू क्या है, किस प्रकार फैलता है, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। आज हम एक खास तकनीक, एक खास मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है वोल्बाकिया मेथड। तो वोल्बाकिया मेथड क्या है, इसे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में हुई वृद्धि के बारे में। तो तकनीकी वस्त्र क्या है और इस निर्यात में वृद्धि क्यों हुई है, और हम आगे भारत में तकनीकी वस्त्रों को का निर्यात और बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अंत में हम अपनी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए कुछ एमसीक्यूज का भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नासा के परसेवरेंस मिशन के बारे में। तो नासा का परसेवरेंस मिशन क्या है? नासा का परसेवरेंस मिशन, जो कि एक ऐसा मिशन है जिसे 2020 में एटलस 5 के तहत छोड़ा गया था नासा द्वारा अंतरिक्ष में। और हम पढ़ना चाहते थे अपने लाल ग्रह को। और इस लाल ग्रह के बारे में परसेवरेंस मिशन आज भी अपना काम कर रहा है। पर अब खबरों में परसेवरेंस मिशन क्यों रहा? दरअसल नासा के परसेवरेंस मिशन ने पहली बार सौर संयोजन के बाद फिर से अपने कार्य को शुरू कर दिया है। यानी कि पिछले 2 सप्ताह में सोलर कंजंक्शन की वजह से नासा का परसेवरेंस मिशन ब्लैकआउट में रहा, यानी कि किसी भी प्रकार का संचार नहीं कर पाया। तो सोलर कंजंक्शन दरअसल है क्या? सोलर कंजंक्शन या सौर संयोजन की अगर हम बात करें, यह तब होता है जब आमतौर पर कोई भी ग्रह या कोई भी सौरमंडल की वस्तु पृथ्वी और सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। यानी कि यहाँ हम अगर मंगल ग्रह की बात करें तो सूर्य अगर बीच में है तो एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ मंगल ग्रह है। अब हम सब जानते हैं कि सूर्य से, सोलर कोरोना से कुछ ऐसी रेडिएशंस, कुछ ऐसी आयनित और गर्म गैसें निकलती हैं जो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को, यानी कि संचार को बाधित करती हैं। और इसी सोलर कंजंक्शन या सौर्य संयोजन की वजह से परसेवरेंस रोवर अपना काम नहीं कर पाया। परंतु अब लगभग 2 सप्ताह बाद फिर से परसेवरेंस ने अपना काम शुरू कर दिया है और इस लाल ग्रह के बारे में हमें जानकारी भेजनी शुरू कर दी है। तो अब परसेवरेंस मिशन, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, हम बात करेंगे। यह पढ़ रहा है जजेरो क्रेटर के बारे में। और जैसा मैंने कहा 2020 में एटलस वी रॉकेट के तहत इसे ये नासा का मिशन शुरू किया गया। दरअसल हम इस मिशन में पढ़ना चाहते हैं अपने लाल ग्रह को, मंगल ग्रह को, और वहां के चट्टानों के नमूनों को हम वापस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। और खास बात क्या है इस परसेवरेंस मिशन की, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एक अनूठे उपकरण जिसका नाम है मॉक्सी, उसके बारे में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मॉक्सी के तहत पहली बार मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आणविक ऑक्सीजन का बनाई गई थी। और इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा जब हमारे शोधकर्ताओं को वहां पर जाकर रहना होगा, और एक फ्यूल की तरह पर भी इस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम परसेवरेंस मिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उड़ान भरने वाले सबसे पहले हेलीकॉप्टर यानी कि इनजेनिटी के बारे में बात करना भी महत्वपूर्ण है। तो परसेवरेंस मिशन जो है, रोवर जो है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों का। हम वहाँ की चट्टानों को, मंगल ग्रह की चट्टानों को वापस धरती पर लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर इनजेनिटी की मदद से हम वहाँ के जलवायु को, वहाँ के भूविज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। तो भविष्य में भी हम मंगल पर मिशन को करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मॉक्सी का वहाँ पर ऑक्सीजन बना पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोलर कंजंक्शन क्या है, आप इस बारे में जान गए हैं। आप ये समझ गए हैं कि परसेवरेंस रोवर के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं।
तो मंगल ग्रह में दरअसल हमारी रुचि रुचि है क्यों? क्यों हम मंगल ग्रह को पढ़ना चाहते हैं? दरअसल अगर माने तो मंगल धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है और जैसे हमारा जन्म हुआ लगभग उसी प्रकार से मंगल का भी जन्म हुआ। तो हम चाहते हैं मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज करना कि क्या कभी वहां पर किसी प्रकार का जीवन था, और अगर जीवन था या जीवन के विकल्प हैं तो क्या हम कभी वहां पर जाकर रह पाएंगे। तो मनुष्य ये इच्छा रखता है कि हम निकटतम समय में वहां जा पाए और वहां के वातावरण में रह पाए, और इसी वजह से मंगल ग्रह हमारे लिए रुचि का कारण है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर में हम बात करेंगे डेंगू के प्रकोप के बारे में। हम सब जानते हैं, अगर आज भी हम अखबार उठाकर देख लें तो हमने देखा है कि डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। तो डेंगू दरअसल है क्या? डेंगू के मामलों में वृद्धि क्यों हुई और किस प्रकार से हमारी सरकार और हम मिलकर इस डेंगू बुखार से लड़ सकते हैं? तो डेंगू बुखार एक तरह का हेमरेजिक फीवर है, यानी कि रक्तस्रावी बुखार है। अब रक्तस्रावी बुखार का मतलब हेमरेजिक फीवर। अब सब जानते हैं या आप सब ने सुना भी होगा कि डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स में भारी कमी आती है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स में भारी कमी, इसे डिस्कस करेंगे। पहले जरा डेंगू बुखार को समझ लेते हैं। तो दरअसल डेंगू बुखार एक वायरल बुखार है जिसे हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिसे फैलाती है फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्किटो। अब ये मच्छर और भी कई बीमारियों को फैलाता है, जैसे जीका वायरस, चिकनगुनिया या पीला बुखार जिसे हम कहते हैं। और खास बात यह है कि इस मच्छर के काटने से, जो कि लगभग दिन के समय ही काटता है और सबसे अधिक जब ये सक्रिय होता है वह समय रहता है सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले। तो डेंगू बुखार एक वायरल फीवर जिसे फैलाता है फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्किटो, और फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्किटो और भी वायरसेस को फैलाता है, जैसे जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस और येलो फीवर वायरस भी। ये सब आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि डेंगू का कोई टीका या कोई इलाज नहीं है, और इस वर्ष डेंगू के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है। और इन डेंगू के मामलों में जब चरम पहुंचती है, इसका एक मौसमी पैटर्न है, यानी कि जो डेंगू वायरस है वो मॉनसून के बाद अधिक अपना प्रकोप दिखाता है, और इस वर्ष जो है जुलाई से नवंबर तक डेंगू के मामलों में काफी तेजी दिखाई गई है, देखी गई है। जैसा मैंने कहा कि डेंगू बुखार के समय थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, जो कि हमारे रक्त में उपस्थित ऐसे कण हैं जो कि मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, और साथ ही साथ किसी भी इन्फेक्शन को तेजी से बढ़ना, उसकी रोकथाम के लिए भी प्लेटलेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है इनका बहुत ही प्रमुख काम है, और साथ ही किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, उसे तेजी से ना फैलने देने में भी मदद करते हैं। अब दरअसल डेंगू वायरस मच्छर के अंदर रहता नहीं है, तो मच्छर के अंदर ये आएगा कहाँ से? मच्छर के अंदर आएगा जब वह किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, और उसके बाद जब फिर से वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, यह वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा, और उस व्यक्ति के अंदर जाने के बाद उसके रक्त में जो प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, उन पर अटैक करेगा, उनके साथ जुड़ जाएगा, और जब उनके साथ जुड़ जाएगा तो उनकी प्रजनन क्रिया में, उनकी रेप्लिकेशन में, यानी कि उनकी प्रतिकृति में मदद करेगा, और साथ ही साथ जो स्वस्थ प्लेटलेट्स हैं उन्हें भी डैमेज करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। अब जाहिर सी बात है, जब भी प्लेटलेट्स डैमेज होना शुरू होंगे तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आएगी, इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम गुर्दों की बात करें या फेफड़ों की बात करें, इनमें से रक्तस्राव होने का यानी कि हैमरेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो प्लेटलेट काउंट कम होना, जिसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यह हमारे और ऑर्गन्स को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो दरअसल
अगर बात करें डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस जो है वो मच्छर के अंदर नहीं रहता, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से आता है और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाता है तो ये प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाता है। अब उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स के साथ जुड़ने से ये हमारे स्वस्थ प्लेटलेट्स को खत्म करना शुरू करेगा और साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह भी इन प्लेटलेट्स को फौरन जानकर, यानी कि बाहर का कण जानकर इन पर अटैक करना शुरू करेंगे। तो फिर हो गया दोहरी मार, जहां पर प्लेटलेट्स जो है उनका काउंट जो है वो कम होना शुरू होगा। अब डेंगू के प्रमुख फैलने के कारण क्या है, क्योंकि हम इनके पैदावार को नियंत्रण पूरी तरह से नहीं कर पाते। जहां हम किसी इंडोर स्पेस पर फॉगिंग करना चाहते हैं तो हम दरअसल इस फॉगिंग को, इस इंडोर स्प्रे को पूरी तरह से नहीं कर पाते, जिससे इनकी पैदावार को गति मिल सकती है और साथ ही साथ हम बहुत सारे उपायों की अनदेखी भी करते हैं। अगर हम अपने पर्सनल लेवल पर या निजी लेवल पर बात करें तो हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं कैसे? जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि हम पूरी बाजू के कपड़े पहनकर, ऐसे कपड़े पहने जिससे मच्छर हमें ना काटे और आसपास सफाई रखकर, पानी को इकट्ठा ना होने दे, यह सब कर सकते हैं। और अगर हम सरकार के तरफ से बात करें तो दरअसल हमें इन सभी इंडोर स्पेस स्प्रे, फॉगिंग ऐसी तकनीकों को जारी रखना पड़ेगा। ठीक जी, तो ये है डेंगू कैसे फैलता है और कैसे हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट को कम करता है। अब ये तो था बीमारी। अब इसके उपचार की अगर हम बात करें तो इसके उपचार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, जिसे कहते हैं वॉलबैकिया मेथड। अब ये वॉलबैकिया है क्या? वॉलबैकिया दरअसल एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अगर मच्छर के अंदर पाया जाए तो वह इस डेंगू वायरस के प्रजनन को, यानी कि डेंगू वायरस को काम करने को निष्फल कर देता है और डेंगू के मामलों को कम कर सकता है। वर्ल्ड मस्किटो प्रोग्राम जो कि डब्ल्यूएचओ द्वारा है, उसके तहत इस मेथड को खास अहमियत दी गई और यह गत वर्षों काफी खबरों में रहा, वॉल बैकिया मेथड। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडोनेशिया में भी शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि जिस क्षेत्र में वॉल बैकिया बैक्टीरिया उपलब्ध होगा वहां पर मच्छरों में डेंगू के मामले जो है, मच्छरों द्वारा फैलाए गए डेंगू के मामले घटे। तो वॉलबैकिया बैक्टीरिया, जैसा मैंने कहा, ये लगभग सब तरह के कीट पतंगों में और कुछ मच्छरों में भी पाया जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से पाया जाता है। पर अगर हम बात करें एडीज इजिप्टाई मस्किटो के बारे में, तो एडीज इजिप्टाई मच्छर के अंदर वॉलबैकिया नहीं पाया जाता। ये कुछ कीट पतंगों, कुछ ड्रैगन फ्लाइज के अंदर पाया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि ऐसे मच्छर जिनके अंदर वॉल्फबाकिया बैक्टीरिया है, उनका इंटरब्रीडिंग जो है वो करवाया जाए एडीज इजिप्टाई मच्छर के तहत। तो इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि यह बैक्टीरिया समय बीतने के साथ-साथ बहुत सारे मच्छरों में यह बैक्टीरिया पाया जाएगा, एडिस इजिप्टाई मस्कीटो में। और एक बार एडिस इजिप्टाई मच्छर के अंदर यह बैक्टीरिया आ जाए तो यह उसे डेंगू फैलाने में सक्षम नहीं करने देता। यानी कि डेंगू वायरस जो है, जिस मच्छर के अंदर ये बैक्टीरिया होगा वहां पर डेंगू वायरस अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक जी, तो वॉल्फबैकिया बैक्टीरिया क्या है याद रखेंगे। ज्यादातर मच्छरों में, हालांकि एडिस इजिप्टाई में कम पाया जाता है, पर बहुत सारे मच्छरों में और कीट पतंगों में पाया जाता है। और वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत इसके बारे में बताया और जानकारी दी, और जिसे इंडोनेशिया में भी इस्तेमाल किया गया। तो वॉल्फबैकिया बैक्टीरिया मेथड या वॉल्फबाकिया मेथड बहुत ही नेचुरल है। ठीक जी, और साथ ही साथ ये है सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि अपने आप काम करता रहेगा। एक बार आपने किसी भी क्षेत्र में वॉल्फ बाकिया बैक्टीरिया वाले मच्छरों को छोड़ दिया है तो वह इंटरब्रीडिंग के तहत बहुत सारी प्रजाति में, यानी कि अधिक प्रतिशत प्रजातियों में पाए जाएंगे, और जिससे जब ये मच्छरों के अंदर आ जाएंगे तो इन मच्छरों के काटने पर डेंगू होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ठीक जी, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे मच्छरों की कई पीढ़ियों में प्राकृतिक रूप से हम वॉल्फबाकिया बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं और इस संक्रमण से डेंगू के ऊपर हम नियंत्रण भी पा सकते हैं।
ठीक जी, तो अब आप याद रखेंगे कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है? क्योंकि डेंगू वायरस जो है वो प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाता है और स्वस्थ प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म यानी कि हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ऐसे प्लेटलेट्स जो कि संक्रमित हो गए हैं उन्हें मारना शुरू कर देता है और साथ ही साथ स्वस्थ प्लेटलेट्स में भी भारी कमी आती है। इसी वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग कम होगी और हमारे बाकी ऑर्गन्स पर भी फर्क पड़ेगा जिसमें रक्तस्राव होने का हो सकता है जो कि बहुत ही घातक होता है। और इसे रोकने के लिए वॉल्फ बाकिया मेथड या वॉल्फ बाकिया बैक्टीरिया मेथड जो कि डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है इसके तहत, क्योंकि इस बैक्टीरिया के होने से मच्छरों में डेंगू फैलाने की क्षमता कम हो जाती है। तो आप इस मेथड को याद रखेंगे और याद रखेंगे कि डेंगू किस प्रकार जो है हमारे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि हमारे प्लेटलेट्स में भारी कमी का कारण बनता है। ठीक जी, तो अगली खबर में हम बात करते हैं तकनीकी वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि। तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि तकनीकी वस्त्र आखिर हैं क्या। तकनीकी वस्त्र ये वो वस्त्र हैं जो कि अपनी सजावटी या सौंदर्य के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि इनमें खास कुछ तकनीकी कारण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इन तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है चिकित्सा वस्त्र प्रत्यारोपण के लिए। साथ ही साथ जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए और इनका इस्तेमाल किया जाता है एग्रो टेक्सटाइल्स में भी। तो दरअसल हम तकनीकी वस्त्रों की अगर बात करें तो ये ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें खास गुणों की वजह से, ना केवल इनकी सुंदरता की वजह से, नहीं इनकी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि इनकी तकनीकी खूबियों की वजह से, तकनीकी गुणों की वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन इस्तेमालों में सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल जो है वह है सुरक्षात्मक कपड़े बनाने के लिए, यानी कि हम अगर फायर फाइटिंग कपड़े बनाना चाहें, हीट रेडिएशन प्रोटेक्शन कपड़े बनाना चाहें तो उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पिघले हुए धातु से काम करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम इन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग वेल्डिंग के काम में लगे हुए हैं उनके कपड़े बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने के लिए भी इन तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए यह तकनीकी वस्त्र स्पेस सूट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक जी, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तकनीकी कपड़े सामग्री सभी व्यापक रूप से यानी कि फिल्टर कपड़े, फर्नीचर, स्वच्छता चिकित्सा आज हम बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा ऐसे कपड़े जिन पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे। तो स्वच्छता और चिकित्सा के हिसाब से भी ऐसे कपड़ों का निर्माण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें इन तकनीकी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल 12 घटक ऐसे हैं, 12 तरह के ऐसे जो टेक्नोलॉजी है जिनमें इन कपड़ों का तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वे कौन से हैं? एग्रोटेक, बिल्ड टेक, क्लॉथ टेक, जियोटेक, होम टेक, इंडोटेक, मोबाइल टेक, मेडिटेक। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल, ये सारे तकनीकी वस्त्र अलग अलग खूबियों के कारण अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्लॉथ टेक की बात करें तो कुछ खास स्वास्थ्य ट्रांसप्लांटेशन में, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रोटेक अगर बात करें तो हम यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के लिए जो है इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह बहुत ही ज़रूरी होंगे जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मेडिटेक, प्रोटोटेक, स्पोर्ट्स टेक, इस तरह से इन तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है एक अग्रणी देश के रूप में उभरे। तो इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन की स्थापना की थी, जिससे हम अपने देश को वैश्विक तौर पर एक अग्रणी रूप देना चाहते हैं और घरेलू बाजार को भी तकनीकी वस्त्रों के उपयोग में बढ़ाना चाहते हैं। और इसी मिशन के तहत 4 घटक होंगे जिसमें हम सबसे पहले विकास करेंगे यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर देंगे, अनुसंधान और विकास पर जोर देंगे। इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। और साथ ही साथ हम अपने बाजारों को भी इसी इसी तकनीकी वस्त्रों के विकास के लिए तैयार करेंगे और निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसी के दौरान चौथा घटक जहां पर हम
खास शिक्षा या प्रशिक्षण या कौशल विकास करेंगे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हम और भी तकनीकी वस्त्रों को बना सकें और विश्व में अपने देश को अग्रणी बना सकें। तो वर्तमान स्थिति के तहत अगर हम बात करें, आज भी हमारा देश जो है वो जापान, चीन जैसे देशों से बहुत पीछे है। जहाँ पर विश्व बाजार 250 अरब डॉलर का है, उसमें भारत का हिस्सा केवल 19 अरब डॉलर है। तो हम चाहते ये हैं कि यूएस, यूरोप, चीन, जापान इन जैसे देशों से हमारा देश आगे निकले और हम अपने अपने देश को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। तो तकनीकी वस्त्र क्या है और किस प्रकार से हम अपने देश को अग्रणी बनाना चाहते हैं, कहाँ-कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अपने प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू पढ़ूंगी मैं। निम्नलिखित में से कौन डेंगू रोग का वाहक है? एडीज इजिप्टाई, महिला एनोफ्लीज, सेसे फ्लाई या ब्लैक फ्लाई। तो आप याद रखेंगे एडीज इजिप्टाई, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक जी, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तकनीकी वस्त्रों से संबंध नहीं रखता? यानी कि तकनीकी वस्त्रों से का इस्तेमाल इनमें से किसमें नहीं किया जाता? बुलेट प्रूफ वेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस सूट बिल्कुल किया जाता है, वस्त्र और परिधान मैंने पहले ही कहा कि अगर हम एस्थेटिक की बात करें या सुंदरता की बात करें तो वस्त्रों, नॉर्मल वस्त्र और परिधान में इन तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमारा उत्तर होगा सी। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।